नमस्कार दोस्तों, धामी एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट पी एस धामी पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने जीएसटी के फॉर्मेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में और उसकी क्या बाध्यताएं हैं, इस पर डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो जीएसटी में किस किस प्रकार से हम टैक्स भरते हैं, वो जीएसटीआर के फॉर्म्स क्या हैं, उन फॉर्म्स की क्या बाध्यताएं हैं, उनको न भरने पर क्या जुर्माना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में मित्रों, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, ऐसे कॉल्स आते हैं जो ये जानकारी रखना चाहते हैं कि ये बैलेंस शीट हर कस्टमर को क्या करंट अकाउंट के लिए भी बनाना पड़ता है या लिमिट के लिए बनाना पड़ता है। इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। क्या आईटीआर भरना हर व्यापारी के लिए अति आवश्यक है, इस बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी जानकारी हो आप तक सटीक पहुंचे, इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जीएसटी का अगला कदम मान के चलिए। इसमें आज हम बात करेंगे कि जीएसटी कितने प्रकार से फिल की जाती है, चाहे एडवोकेट्स द्वारा हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर द्वारा हो, जीएसटी में चाहे वो सीए द्वारा हो, है ना, या फिर सेल्फ बहुत सारे एम्प्लॉय या फिर बहुत सारे जो व्यापारी है वो अपने घर पर खुद भी भरते हैं। तो मैं इस तरीकों को आज आपके सामने रखूंगा। मुझे उम्मीद है आप जरूर इसको पूरा देखेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्या बात आती है कि हम लोग क्या करते हैं जीएसटीआर के लिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूं कि जीएसटी फाइल करने के लिए एक व्यापारी के क्या दायित्व है, इन दायित्वों को पर मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मित्रों, ऐसा होता है, कोई भी व्यापारी दिन रात मेहनत करके एक एक पाई जोड़ता है और उस पाई का मैं कोशिश करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, और सारे जितने भी हमारे जो टैक्स कलेक्टर हैं वो यही कोशिश करते हैं कि सही तरीके से सही टैक्स, न ज़्यादा न कम, सरकार के खाते में आपका जाए। इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि व्यापारी की बहुत ज़्यादा दायित्व बनते हैं कि व्यापारी तय समय पर अपने सेल डिटेल्स, परचेज डिटेल्स, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, यानी कि टैक्सेबल जितनी भी सेल्स हैं या फिर नॉन टैक्सेबल जितनी भी सेल्स हैं, वो सबका विवरण तय सीमा के अंतर्गत अपने एडवोकेट, सीए या फिर अकाउंटेंट को प्रोवाइड कराएं। क्योंकि जब तक आप तय समय पर प्रोवाइड नहीं कराएंगे मित्रों, क्योंकि जीएसटी एक ऐसी काउंसिल है जिसमें आप यदि तय निर्धारित समय पर यदि आप उस रिटर्न को नहीं दाखिल करते हैं पोर्टल पे, तो वो जितनी भी लेट फीस की दायित्व होता है वो संबंधित व्यापारी का दायित्व बनता है। क्योंकि हम या फिर जो भी लीगल एडवाइजर होता है वो आपको कई बार फोन करके ये बोलता है कि आप टाइम से अपना डिटेल्स दीजिए ताकि आपकी लेट फीस को हम बचा सकें। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के मध्य आज कितने प्रकार से हम रिटर्न्स भरते हैं या इंडिया में कितने प्रकार से जीएसटी काउंसिल के अंदर रिटर्न भरने का प्रावधान है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, जीएसटीआर 1। अमूमन आपने देखा होगा कि नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक हम लोगों ने काउंसिल ने हम लोगों को समय दिया होता है, यानी कि हर व्यापारी जो जीएसटी काउंसिल में रजिस्टर्ड है या वो रेगुलर यानी कि मंथली वाइज रिटर्न भरने के लिए अपने आप को दायी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो व्यक्ति हर माह की अगले 11 तारीख तक अपने पिछले माह की जीएसटीआर 1 रिटर्न को दाखिल करेगा। मित्रों, इसमें आपकी चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस सेल हो, चाहे बिजनेस टू कस्टमर सेल हो, चाहे वो क्रेडिट नोट्स हो, डेबिट नोट्स हो, या फिर और प्रकार के अमेंडमेंट हो जो पिछले महीनों में आप द्वारा या किसी के भी कारण गलती से वो गलत मिस्टेक्स एंट्री वहाँ पे फुलफिल हो गई, तो उसको रेक्टिफाई करने का एक तरीका पोर्टल उसमें दिया गया है। उसमें आपकी सेल की डिटेल्स जाती है और पर्टिकुलर एक एक सेल की डिटेल उसमें डालने का प्रावधान होता है। तो दोस्तों, इसको अगर आपने 11 तारीख तक नहीं किया तो इसमें भी काउंसिल ने नील रिटर्न के केसेस में 20 रुपये पर डे, और अगर वो टर्नओवर करता है यानी कि उस मंथ उसकी कुछ रिटर्न्स होती हैं तो उसमें सीधे सीधे 50 रुपये सीजीएसटी और 50 रुपये एसजीएसटी लेट फीस का प्रावधान रखा गया था। लेकिन जीएसटीआर 1 की मैं आज की बात करूं आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि विश्व
या हमारा देश कोरोना से जैसी महामारी से ग्रसित है, उसमें जीएसटी काउंसिल ने हम लोगों को रियायत दी है। और वो रियायत इस प्रकार है कि GSTR 1 अगर आपने फरवरी मार्च से मई तक की नहीं भर रखी है तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 30 जून कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 30 जून तक आप अपने GSTR 1 पोर्टल पर जाकर अपने सारे रिटर्न्स दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद आती है GSTR 2। दोस्तों GSTR 2 वैसे तो देखा जाए तो परचेज की डिटेल को शो करवाती है, और बीच में पोर्टल में GSTR 2 हम लोगों को शो होता था और उसको किसी कारणवश काउंसिल ने हाइड कर दिया। लेकिन 2A जो हमको परचेज की सारी डिटेल्स हमको प्रोवाइड कराती है, तो वो 2A हम लोगों को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पोर्टल में जो कि परचेज की आप लोगों की डिटेल्स जो है वहाँ पे शो होती है। बात करते हैं तीसरा जो रिटर्न होता है मंथली वालों के लिए, वो होता है GSTR 3B। दोस्तों GSTR 3B आपकी मंथली रिटर्न है। इस रिटर्न के माध्यम से आप एक्चुअल टैक्स, बिक्री पर जितना आपका टैक्स बनता है उसमें से ITC घटाने के बाद आप चालान द्वारा भारत सरकार के खाते में पे करते हैं। इसकी जो निर्धारित ड्यू डेट थी वो अगले माह की, यानी कि अगर किसी का मई 2020 का 3B का रिटर्न 1 मई 2020 से 30 मई 2020 तक अगर किसी को भरना होता था, 31 मई 2020 तक किसी को भरना होता था, तो उसकी जो ड्यू डेट होती थी वो 18 तारीख जून तक होनी चाहिए। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी का काल चल रहा है तो इसमें फरवरी 2020 से लेकर मैं बात करूंगा फरवरी की, तो आपने पहले भर दी होगी क्योंकि 21, 20, 22 तारीख के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। यदि मार्च से लेकर मई तक की कोई भी अगर GSTR 3B की रिटर्न आपको भरनी है तो वो आप 30 जून तक किसी भी हालत में भर लीजिएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस ने या फिर काउंसिल ने एक सर्कुलर निकाला है, उसमें यह कहा गया है कि यदि आपने 30 जून 2020 तक अपनी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की GSTR 3B मंथली रिपोर्ट पोर्टल में दाखिल नहीं किया तो पूरे पे फरवरी से लेकर मई तक यानी कि जून तक के रिटर्न्स पर, मई 2020 तक के रिटर्न्स पर आपको पूरा लेट फीस देना होगा। तो दोस्तों आप अवेयर रहिए, अपने एडवोकेट के पास जाइए, CA के पास जाइए, अकाउंटेंट को इन्फॉर्म करिए और जल्दी से जल्दी इस रिटर्न को फुलफिल करिए, क्योंकि 25 तारीख के बाद अमूमन मैं देखता हूँ किसी भी मंथ के एंड डे में ये जो साइड है थोड़ा सा वीक हो जाती है। बात करते हैं GSTR 4, जो पहले हम लोग क्वार्टरली रिटर्न के लिए जानते थे, यानी कि वो व्यापारी जो अपने क्वार्टरली रिटर्न, यानी कि जो ये मानता है कि मैं क्वार्टरली रिटर्न फुलफिल करूंगा, है ना, तो वो कंपोजिशन व्यापारी समाधान विवरण के अंतर्गत अपने आप को स्कीम में रजिस्टर्ड करता है और उसके बाद वो व्यक्ति उसको ये होता था कि हर नेक्स्ट डे ऑफ द 20, हर तिमाही के अगले माह में 20 तारीख तक उसको ये रिटर्न दाखिल कर देनी होती थी। लेकिन चूंकि बात हुई कोरोना काल में, इसमें आपको 30 जून, जनवरी से मार्च की जो आपको डिटेल्स फुलफिल करनी है वो 30 जून 2020 तक किसी भी हालत में कर देनी है। इसके बाद पर डे के हिसाब से, लेट फीस हिसाब से अवेल कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं GSTR 5 नॉन रेसिडेंशियल फॉरेन टैक्स पेयर्स, यानी कि वह व्यापारी जो इंडिया के रेसिडेंशियल क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो भारतीय व्यापारी हैं, वो बाहर के व्यापारी हैं और भारत में आकर व्यापार करते हैं, तो उसकी जो डेट है 30 जून तक निर्धारित की गई है, यानी कि वो GSTR 5 30 जून में दाखिल करना सुनिश्चित करें। फिर बात करते हैं GSTR 5A। जी हाँ दोस्तों, GSTR 5A नॉन रेसिडेंशियल फॉरेन टैक्स पेयर, वो टैक्स पेयर जो NRIs, क्या कह सकते हैं उसको, OIDAR करके एक पोर्टल होता है, उसमें आपको उस स्कीम के तहत जितने भी व्यापारी आते हैं उनको 30 जून 2020 तक किसी भी हालत में अपनी रिटर्न दाखिल करनी पड़ती है। दोस्तों फिर बात करते हैं हम GSTR 6। GSTR 6 होती है इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, वह व्यापारी जो इनपुट सर्विस प्रोवाइडर हैं
और वो इस रिटर्न को भी 30 जून तक अनिवार्य रूप से भरना सुनिश्चित करें। अगर अदरवाइज के केस में इस पे भी लेट फीस अवेल किया जाएगा। मित्रों, पिछले दिनों मैंने आपको पिछले टॉपिक में एक चीज बताना रह गया था, वो ये था कि एक रजिस्ट्रेशन और होता है जो गवर्नमेंट क्या कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ले लीजिएगा अपने स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या करते हैं कि जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे और प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो जो वहाँ अपनी माल की सप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी GSTR 7 के तहत एज अ टैक्स डिडक्टर, है ना, जो 8 सोर्स पे 2% TDS और सॉरी हाँ 2% TDS काटते हैं और 2% GST अपने पास काटते हैं यदि वो 2 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा साल में पेमेंट ना करे तो। कहने का मतलब वह व्यापारी या वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट GSTR 7 के अंतर्गत अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेगा जो जो किसी भी पार्टी को, किसी भी थर्ड पार्टी को एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करेगा। तो इसलिए अब क्या कर दिया कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने GSTR 7 के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर्ड किया है और वो 8 सोर्स पर TDS और GST का TDS खासकर कॉन्ट्रैक्टर को या फिर अपनी पार्टी को पेमेंट करता है। तो GSTR 7 की भी अप्रैल, मई, जून यानी कि मार्च से लेकर मई तक की जितने भी रिटर्न्स है GSTR 7A वो दाखिल करने की डेट काउंसिल ने बढ़ा दी है। उसकी डेट है 30 जून तक। तो कृपया आप अपने एडवोकेट को संपर्क करें और 30 जून तक किसी भी हालत में मई 2020 तक की रिटर्न दाखिल कराइए, अदरवाइज विभाग को पेनाल्टी देना पड़ सकता है। बात करते हैं GSTR 8 फॉर TCS सर्विस प्रोवाइडर्स को। TCS सर्विस प्रोवाइडर्स की जो डेट है वो GSTR 8 उसको दाखिल करने की डेट 30 जून 2020 तक कर दी गई है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी व्यापारी 30 जून तक किसी भी हालत में अपने रिटर्न्स दाखिल कर लीजिएगा। लास्ट रिटर्न बट नॉट लीस्ट, इसके बाद पता नहीं क्या कंसेप्ट GST काउंसिल देती है, 9 GSTR 9 अमूमन एनुअल रिटर्न्स के नाम से जानी जाती थी। बीच में शायद दिसंबर 2019 में एक सर्कुलर आया जिसमें ये कहा गया कि यदि किसी व्यापारी का टर्नओवर 2 करोड़ से बिलो है साल का तो उसको GSTR 9 भरने से छूट दे दी गई है। वो व्यक्ति, वो व्यापारी GSTR 9 नहीं भरेगा तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाला व्यापारी GSTR 9A भरेगा तो उसकी जो डेट रहेगी 30 सितंबर 2020 तक रहेगी। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। हम लोग क्या करते हैं, यहां तक तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गई होंगी, तो इसलिए आपके जो मूल दायित्व है, एक व्यापारी के क्या दायित्व हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि हम जितने भी लीगल एडवाइजर्स आप लोगों के हैं वो तय समय पर आपके रिटर्न्स को दाखिल कर पाए। मित्रों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यदि कोई भी व्यापारी, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम में हो, चाहे वो कैजुअल टैक्स पेयर हो, यदि वो रजिस्ट्रेशन लेता है तो पोर्टल में आप नील की रिटर्न जरूर भरिएगा। अब भारत सरकार ने इस माह के फर्स्ट हफ्ते में ये डिसाइड कर दिया है कि अब जो भी रिटर्न्स नील की भरेगा आप अपने मोबाइल में SMS के थ्रू भी उसको फाइल कर सकते हो। यानी कि अगर आप नील की रिटर्न्स आप अपने एडवोकेट्स को कई बार नहीं बता पाते हैं तो आप SMS के थ्रू, एक कोड आता है, उस कोड को आप, उस कोड में आप SMS लिखेंगे और नील करके अगर फाइल करेंगे, इसकी प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा या कोई मुझे कॉल करेगा तो मैं उसको बता दूंगा। तो आप क्या करेंगे कि वो नील की रिटर्न स्वयं भी अपने मोबाइल से दाखिल कर सकते हैं। यदि आप नील की रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो भी आपको लेट फीस अवेल करना पड़ेगा। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरी बात, व्यापारियों भाइयों के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पिछले 2 साल से 3 साल से जब से GST कानून लागू हुआ, मैं देख रहा हूं कि आप लोग बड़े लेथार्जिक हो जाते हो। आप या तो हम पे भरोसा करते हो, है ना, या फिर आप ये सोचते हो कि ठीक है हम कभी भी चले जाएंगे, लेकिन आप इस बात की ओर जोर नहीं देते हो कि अगर आपका 1000 रुपये लेट फीस बच रहा है तो किसी एडवोकेट या फिर
आपके लीगल एडवाइजर का नहीं बच रहा है, बशर्ते कि वो आपका बच रहा है। यही पैसे हैं जो आप अपने बिजनेस के हम क्या कह सकते हैं, वेस्टेज से बचा सकते हो, है ना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि तय समय पर आप अपने सारे रिकॉर्ड्स अपने एडवोकेट्स, अपने सीए, अपने अकाउंटेंट तक या फिर अपने टैक्स कलेक्टर तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो तय समय पर आपकी डिटेल्स को जीएसटी पोर्टल में प्रोवाइड करा सके। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। बहुत सारे कॉल्स मेरे को ऐसे आते हैं कि सर मेरे तो बैंक में सीसी लिमिट नहीं है, मेरा तो बैंक में करंट अकाउंट नहीं है, क्या मैं सेविंग अकाउंट से 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, क्या आईटीआर भरना मेरे लिए ज़रूरी है, क्या बैंक लोन के लिए मुझे आईटीआर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को लगातार फ़ोन पे आते रहते हैं। तो मित्रों, मैं आपको एक चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेसमैन यदि वह अपने बिजनेस को कल के दिन मूव ऑन करना चाहता है, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, जो कि हर कोई चाहता है, उसके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, मेरी समझ के हिसाब से वह व्यापारी लगातार 3 साल तक जब तक रिटर्न नहीं भरेगा, उसको बैंक कतई लोन नहीं दे सकता है। नंबर एक बात। दूसरा, आप लोग जो मेरे को अभी इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि क्या मैं 10 लाख की सेविंग से ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, पर सत्य आप सेविंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन सबसे मजेदार बात क्या होती है कि सेविंग अकाउंट में जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपकी नेट इनकम मानी जाती है, नेट वर्थ मानी जाती है। तो उस पूरे पूरे 10 लाख पर भारत सरकार आपसे टैक्स वसूलने का अधिकार रखती है। यदि यही करंट अकाउंट पे या सीसी अकाउंट पे, जिसको आप सारे व्यापारी बोलते हैं कि सीसी खोलती है, तो सीसी अकाउंट पे यानी कि करंट अकाउंट पे अगर कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन 10 लाख का करते हो तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट की, लेकिन मिनिमम 8.5% आपको उसका कैलकुलेट करके टैक्स निकालना होता है, और जितनी फिगर है उसका तय रेट के हिसाब से टैक्स दाखिल करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अपने अकाउंट्स क्लियर रखिए। यदि आप अपने अकाउंट्स क्लियर रखेंगे तो भारत सरकार के पास भी तय समय पर आप अपना टैक्स दे पाएंगे, और जो आप टैक्स देंगे, जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं, हमारे टैक्स से ही हमारा देश विकसित श्रेणी में जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे देश के पास हम लोग टैक्स नहीं देंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो विशेष तौर पर आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि आप हर कोई व्यापारी अपने आप को इनकम टैक्स में दाखिल करे। आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं जो इनकम टैक्स में रिटर्न दाखिल कर सकता है। यूजर फ्रेंडली आप लोग खुद ही अपने आप ही इस चीज़ को कर सकते हो। तो आप अपने आप को इस पोर्टल में दाखिल कराइए, और ज़रूर से ज़रूर आप इसको इनकम टैक्स भरने की अपनी आदत डालिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग तय समय पर अपने सारे रिकॉर्ड्स सीए को प्रोवाइड कराइए। इनकम टैक्स भरने पर अपने आप को जोर दीजिए, चाहे वो नील की रिटर्न आप भरिए, लेकिन रिटर्न आप जरूर भरिए। इससे क्या होगा कि आपके पोर्टल में आपकी इनकम डिक्लेयर होगी, और उस इनकम के बेसिस पे कल के दिन आपको बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए बैंक की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आप वो आसान से ले सकते हैं। रही बात बैलेंस शीट और भी प्रकार के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी, तो ये केवल उन्हीं केसेस में चाहिए होते हैं जब आप फाइनेंस करते हैं। यदि किसी बैंक से आप लोन लेते हैं, उस लोन के केसेस में ही आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, या फिर कभी आपकी सीसी या लिमिट आपने बना रखी है, उस लिमिट को आपको रिन्यू करना होता है, तो बैंक हर साल आपसे करंट अकाउंट के बेसिस में या लिमिट के बेसिस में आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड कराने के लिए कहती है, जिसमें 1 साल की आपकी एक्चुअल बैलेंस शीट होती है उस फाइनेंशियल ईयर की, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप दे रहे हैं, और दूसरा आपको एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट देनी पड़ती है उसके नेक्स्ट ईयर के लिए, और तीसरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देनी पड़ती है। तो ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बस मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहूँगा, तय समय पर आप रिकॉर्ड्स अपने एडवोकेट्स को, सीए को या अपने लीगल एडवाइजर को दीजिए, और टाइम टू टाइम आप उनसे कंसल्ट करते रहिए, ताकि आपका जो बिजनेस हो उसमें किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना न रहे। मित्रों, मुझे उम्मीद है आज के सेशन को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और मैं इतना आपसे वादे के साथ कह सकता हूँ कि बस आपका प्यार रहे तो हम दोनों जरूर कुछ न कुछ कारवा लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास ले आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।